स्टार्टिंग से बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स और बच्चों का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, एक बच्चे रिवेलियस हो जाते हैं, मीन्स कि विद्रोही हो जाते हैं। वो हमेशा फोन को ऐसे स्क्रॉल करते हुए ही खाना खाते हैं या कोई वीडियो देखते हुए ही खाना खाते हैं। हमारी जो जेन ज़ी है और अल्फा जनरेशन है, इसमें तो बच्चों से बात करना मतलब ये है कि वो इतने ज़्यादा इंटरनेट और स्क्रीन में खोए रहते हैं कि उनके पास समय ही नहीं होता है कि वो बात करें। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कि नहीं मेरा बच्चा सबसे अच्छा हो, नंबर 1 पे रहे, तो ये सारे पेरेंट्स चाह रहे हैं। हाँ। भाई नंबर 1 पे गेमिंग में आपने देखा बच्चे बहुत खुशी महसूस करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ब्रेन के रिसेप्टर्स है ना वो फट जाते हैं। EQ जो हम उसका डेवलप करें, तो एग्जैक्ट एज क्या है? अभी ये बोल रही है, अभी एम्स में एक रिसर्च हुई थी, तो उसमें यही पाया गया कि जो बच्चे पॉर्न वीडियोस देखते हैं उनका ज़्यादा जो ब्रेन है वो, जैसे बच्चे हैं जो उनका मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, जो छोटे बच्चों के दिमाग पर वो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ADHD का एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता है, तो एक चेकलिस्ट होती है हमारे पास, उससे हम डायग्नोज करते हैं कि बच्चा ADHD है या नहीं। साइकोलॉजिकली ये वाली चीज़ें हैं, ये वाले डिसऑर्डर होते हैं जिससे बच्चे में जिद्दी होता है, बच्चा स्टबन या उनमें एंगर बहुत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को प्यार नहीं करते हो, अगर उनके आगे आप झुक रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार करते हो, और उसके सामने आप नहीं झुके तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप प्यार नहीं करते हो उसको। और जब बच्चा गुस्से में होता है तो एक्चुअल में जो बच्चे का लोअर ब्रेन होता है वो एक्टिवेट होता है, उसमें गुस्सा, तनाव, टेंशन, वो सारी चीजें होती हैं और वो एक्टिवेट। मैम ये ना दादा दादी के पास चला जाता है और वो उसको डांटने नहीं देते हैं, समझाने नहीं देते, डांटने नहीं देते। और जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए आप कैसे कहोगे कि वो कैसे मैनेज करें स्क्रीन टाइम बच्चे का? वेलकम अगेन डॉक्टर प्रियंका, और आज हम बात करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कोई बच्चा होता है और वो किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहा है, मतलब उसको कोई मेंटली इशू है, तो पेरेंट्स को कैसे पता लगे कि हाँ मेरा बच्चा अभी किसी मेंटली ट्रबल से गुजर रहा है? हाँ, ओके। सबसे पहले उस बच्चे का जो बिहेव है वो चेंज हो जाता है। सबसे पहले वो उसकी जो पसंदीदा जो काम करता है वो करना बंद कर देता है। फिर उसका जो सोशल सर्कल है वो कम हो जाता है। और ईटिंग की तरफ हम देखें कि पेरेंट्स जान जाएं कि बच्चे को कोई ना कोई मेंटल इलनेस है, तो या तो बच्चा बहुत सारी खाना खाना स्टार्ट कर देगा, बहुत सारा, और या तो बहुत कम खाएगा। उसे पता ही नहीं चलता है कि मैं कितना खाना खा रहा हूँ, और वो अपने ही ख्यालों में डूबा रहता है। तो इससे थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे उसके बिहेव में चेंज आ रहा है, तो पेरेंट्स को एक पॉइंट मिल जाता है हल्का सा कि बच्चे को कोई ना कोई मेंटल इलनेस है। अच्छा, जैसे बच्चे ना बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में भी रहना पसंद करते हैं, तो ये भी एक सिम्टम होगा उसका? बिल्कुल, आइसोलेशन में एक काइंड ऑफ एक सिम्टम है। हम इसको ये नहीं बोल सकते कि अगर बच्चा आइसोलेशन में रहना पसंद कर रहा है, क्योंकि कुछ हमारे इंट्रोवर्ट जो बच्चे होते हैं वो आइसोलेट रहना पसंद करते हैं। तो इसमें वो होता है ना, एक होता है अकेलापन और एक होता है एकांत। तो एकांत तो एक सही पॉजिटिव वर्ड है कि भाई मेरे को एकांत चाहिए, मैं शांत होकर बैठना चाहता हूँ। और अकेलापन जो है वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में होता है। अकेलापन मीन्स कि अकेला है वो, किसी को अपने, तो वो एक मेंटल इलनेस में हम उसको लेते हैं कि बच्चा अकेला है, अकेलापन है उसमें, उसको अंदर से अकेलापन फील हो रहा है, सैडनेस आ रही है। या मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बच्चा पहले अकेला रहता नहीं था और सडनली उसने, हाँ, सडनली जो मैंने आपको बोला ना कि एकदम से उसके बिहेव में जो चेंज आ गया, हाँ। तो उससे सबसे पहले उसी से पता चलता है पेरेंट्स को, ज़्यादातर मदर को पता चलता है कि इसके बिहेव में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। कि पहले तो नॉर्मल घर में आता था, ड्राइंग रूम में बैठता था, बात करता था, अब धीरे धीरे उसके बिहेव में चेंज आ रहा है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को कई बार शेयर नहीं कर पाते। जैसे हम बोलें कि जो बिलो 12 ईयर्स के जो बच्चे हैं, या 9, 10 या 11, टीनेजर जैसे आप बोल सकते हो, प्री टीन के जो बच्चे, प्री टीन के, हाँ, ओके, जो अपना फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते पेरेंट्स से, तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए पेरेंट्स कैसे कर सकते हैं? मतलब कि हाँ, हम बच्चों से कम्युनिकेट करें, हम जान पाएँ कि हमारा बच्चा किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसके लिए सबसे पहले
अगर अब तो जो बच्चा प्री टीन में है या टीन एज में है, जैसे हमारी जो जेनजी है और अल्फा जनरेशन है, इसमें तो बच्चों से बात करना मतलब ये है कि वो इतने ज़्यादा इंटरनेट और स्क्रीन में खोए रहते हैं कि उनके पास समय ही नहीं होता है कि वो बात करें। लेकिन जब बच्चे के बिहेव में चेंज आने लगता है तो पेरेंट्स थोड़े से कंसर्न हो जाते हैं कि बच्चा जो है मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, या उसका सोशल सर्कल कम क्यों हो रहा है, या वो उदास क्यों रहना शुरू कर दिया। तो इन बच्चों के लिए मैं स्टार्टिंग से बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स और बच्चों का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि पेरेंट्स और बच्चों का बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो। तो सबसे पहले उसके लिए पेरेंट्स को क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। और वो क्वालिटी टाइम जो आजकल कुछ क्लाइंट मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हम तो बच्चों के साथ बैठते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बैठना कैसे होता है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे बैठते हो, कैसे टाइम स्पेंड करते हो उनके साथ, तो वो बोलते हैं कि मैं भी बैठता हूँ, मैं अखबार ले लेता हूँ, या मैं फोन पे स्क्रीन टाइम जैसे मेरा मैं भी देख लेता हूँ, बच्चा भी देख रहा है, या तो वो टीवी देख रहा है या वो फोन देख रहा है। तो दोनों का हम साथ में बैठे उसको समय दे रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग वो उनको बच्चों को समय दे रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उनको समय नहीं दे रहे हैं, वो उनके साथ बिल्कुल एक कंपनी दे रहे हैं, वो उनको वो क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हैं। उनको जो बच्चे को एक चाहिए जो उसके इमोशनल टच करे उसको कि मेरे साथ मेरे पापा बैठे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करनी चाहिए। जैसे घर में बच्चा है तो उसके साथ, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ ब्लॉक्स की गेम्स होती हैं, वो बच्चे के साथ खेलो। फिर जैसे अक्कड़ बक्कड़ है, लूडो है, कुछ ऐसी गेम्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम बच्चों के साथ करें और बच्चों को भी उसमें हैप्पी फील हो कि मम्मा मेरे साथ है और पापा मेरे साथ हैं। सेम एज बड़ों के साथ क्या होता है, अगर हमने ये वाला बिहेव बचपन से ही बच्चों के साथ अपनाया तो एक कनेक्शन जो है वो बचपन से ही, चाइल्डहुड से बनना शुरू हो जाता है, वो टीनेज तक, एंड तक रहता है। जैसे आपने सुना होगा कुछ बोलते हैं कि ये ममा बॉय है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें मदर और बेटे का एक कनेक्शन होता है ना। तो वो माँ ने उस बच्चे को एक क्वालिटी टाइम दिया है। और कभी भी देखिएगा वो बच्चे इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, कभी भी वो अपनी बातें जो हैं वो अपनी माँ को हमेशा हमेशा माँ के साथ शेयर करते हैं। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि फिजिकली प्रेजेंट होने से ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपने बच्चे के लिए इमोशनली कितना प्रेजेंट हो, बिल्कुल, कितना अवेलेबल हो। बिल्कुल, क्योंकि मैम आजकल बच्चों का ना EQ, इमोशनल कोशेंट जो है वो लो है। तो आजकल एक्चुअली पेरेंट्स क्या है, वो IQ के पीछे भाग रहे हैं। मेरे पास क्लाइंट आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमने बच्चे का IQ टेस्ट करवाना है, ऐसे रैंडमली कि क्यों करवाना है, देखना है कि कितना है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आजकल IQ टेस्ट करवाना नहीं है कि कितना है, EQ टेस्ट करवाना है। क्योंकि पहले क्या होता था कि मदर ने डांट दिया तो बच्चा फादर के पास चला गया, लेकिन अब क्या होता है कि मदर ने डांटा तो फादर तो ऑलरेडी बिजी है, ठीक है, तो मदर भी ऑलरेडी बिजी है, फादर भी बिजी है, उन्होंने भी मना कर दिया, उन्होंने भी मना कर दिया। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि बच्चे को अगर डांट पड़ रही है तो दादा दादी होते थे, इमोशनली अवेलेबल, चाचा चाची है ना, ताया जी होते थे। तो उनका जो एक इमोशनल, जब वो वीक होते थे तो आउटबर्स्ट जो वो वहां हो जाता था। तो उनके साथ एक क्वेश्चन ऐसे निकल के आता है कि जो न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे हैं जी और जो एक जॉइंट फैमिली में जो बच्चे हैं, तो उन लोगों की इमोशनल जो एक बिहेवियर होता है उस पैटर्न में बहुत हाँ, ये बहुत सारे केसेस में देखा है कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, और आजकल मोस्ट फैमिलीज जो है वो न्यूक्लियर हैं, और उनका भी एक कारण है कि आजकल आपने देखा सारी चीजें इतनी कंपटीशन है लाइफ में कि न्यूक्लियर ना चाहते हुए भी कुछ क्लाइंट आते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं मुझे अच्छा लगता है अपने सास ससुर या इन लॉज के साथ रहना, कुछ बोलते हैं आके, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि मेरी जॉब बाहर है, जॉब वहां नहीं है। तो कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं कि वो ना चाहते हुए भी अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, ये भी एक कारण है। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चों का EQ है, इमोशनल कोशेंट है, वो बहुत कम चला जाता है, और धीरे धीरे वो बच्चा जो है वो धीरे धीरे उसको स्ट्रेस होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है, और एक अगर मैं बोलूँ तो बच्चा जो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में भी चला जाता है कि वो अकेलापन फील करता है।
तो ये हो सकता है कि हाँ न्यूक्लियर फैमिली में केसेस ज्यादा हैं और 1-8% जो है वो जॉइंट फैमिली में भी है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में अब एक पॉइंट और निकल के आ रहा है कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि एक जो होता है उसकी ही चलती है घर में कि भैया उन्होंने जो बोल दिया तो वो ही चलेगा। लेकिन यस, वन मैन आर्मी, यस। तो लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये हमारे जेनजी और अल्फा जनरेशन के जो बच्चे हैं, भाई ये नहीं चाहते हैं, ये बोलते हैं कि मैं भी तो डिसीजन ले सकता हूँ, मैं उसकी बात क्यों मानूं या उनकी बात क्यों मानूं, ना मैं भी डिसीजन ले सकता। यहाँ पे जॉइंट फैमिली में ये वाले इश्यूज आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें अगर हम बच्चे को अगर मेंटली हेल्दी रखना है तो हम जॉइंट फैमिली में भी रख सकते हैं और उसको हम न्यूक्लियर फैमिली में भी रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए बच्चे में और पेरेंट्स का आपस में एक तो कोऑर्डिनेशन और डिसिप्लिन और वार्मथ में कैसा समन्वय बनाना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए। डिसिप्लिन और वार्मथ का मतलब ये है कि आजकल जैसे पेरेंट्स थोड़े से वो हैं कि मेरे बच्चे को सब चीजें आनी चाहिए, सुधार में लगे हुए हैं, है ना। अभी डे 1 से ही 2.5 साल का बच्चा और ट्यूशन में भेज दे रहे हैं, है ना, हॉबी क्लास है, फलानी क्लास है, ये है वो है। तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा कि नहीं मेरा बच्चा सबसे अच्छा हो, नंबर 1 पे रहे, और ये सारे पेरेंट्स चाह रहे हैं। तो भाई नंबर 1 पे एक ही ने तो आना है ना, नंबर 1 पे सारे तो नहीं आ पाएंगे। तो वो सब चाह रहे हैं कि होना चाहिए ऐसे। तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि नंबर 1 पे तो बच्चा आएगा लेकिन अलग अलग फील्ड में आएगा, सेम फील्ड में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा सबका कैलिबर अलग है, सबका कैलिबर अलग है। तो इसमें क्या है कि वो या तो बच्चे को बहुत ज्यादा पैम्पर कर देते हैं या बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं बच्चे को लेकर। तो यहाँ पे उन पेरेंट्स के लिए मेरा सिर्फ यही सजेशन रहता है कि एक डिसिप्लिन, वो एक हिटलर वाला ना हो कि नहीं ये करो ये मत करो, ये सिर्फ यही करना है, ये चीजें ना हो। बच्चों को एक पॉजिटिव डिसिप्लिन हमने सिखाना है, लेकिन वो प्यार के साथ। और दूसरा अपने बच्चों की स्ट्रेंथ और कैलिबर को भी समझ के बिल्कुल। इससे क्या होता है ना, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो सबसे पहले बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसके साथ एक इमोशनल टच, फिजिकल टच, जिसको हम बोल सकते हैं हग। तो वो हगिंग वाला जो है ना, वो मुझे लग रहा है वो अगर कोई बच्चा एज्ड भी हो जाए, काफी एज हो जाए उसकी, तब तक भी उसको फिजिकल, माँ का फिजिकल टच चाहिए होता है। वो चाहता है कि मैं जोर से हग करूं, क्योंकि इससे क्या होता है EQ का लेवल जो वो बढ़ता है। और दूसरा ये है कि बच्चे में प्यार फिर सुधार, सबसे पहले प्यार फिर सुधार। लेकिन आजकल थोड़ा सा कुछ पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं कि सुधार सुधार सुधार, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जितनी सारी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे जिद्दी हो रहे हैं। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि जैसे कुछ बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, जी, और कुछ बच्चे बहुत गुस्सैल होते हैं, जी। तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है, क्योंकि हम तो बोल देते कि उसका बच्चा इतना गुस्सैल है, उसका बच्चा इतना जिद्दी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो उसके पीछे कारण होते होंगे, क्योंकि सभी बच्चे तो ऐसे नहीं होते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली जिद्दी होना, स्टबन होना एक जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि पेरेंट्स किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि हर घर का एटमॉस्फेयर टोटली डिफरेंट है। तो हमें कंपैरिजन तो भूल ही जाना है कि फलाने का बच्चा बहुत अच्छा है, फलाने का बच्चा अच्छा नहीं है, या मेरा कैसा है। वो कंपैरिजन वाली बात तो लानी ही नहीं है, वो यही भूल जानी है, क्योंकि सबके घर का एटमॉस्फेयर अलग है ना। तो इसके लिए हमें बच्चे, जैसे आपने बोला कि जिद्दी क्यों है, गुस्सैल क्यों है, एंगर क्यों है बच्चों में, तो सम टाइम बच्चों में 3 काइंड ऑफ डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे कि ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव चाइल्ड, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये ADHD का डिसऑर्डर बच्चे में हो जाता है। फिर बच्चों में जैसे इसमें बच्चा क्या करता है कि वो इतना हाइपर एक्टिव रहता है कि वो एक जगह पे नहीं बैठता है। जनरली कुछ बच्चे ऐसे होते भी हैं, लेकिन उनको अगर हम उनका टेस्ट करें ADHD का, तो उसमें वो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती है। जनरली भी कुछ बच्चे होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो स्टेबिलिटी नहीं होती है, कंसंट्रेशन नहीं होती है, तो जब उनका हम टेस्ट करते हैं, हम बिना उसके ऐसे नहीं किसी को टैग लगा देते कि बच्चा बहुत भागता है, इधर जाता है, बैठता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता, या कंसंट्रेशन लेवल उसका बहुत वीक है, तो हम जी ये बच्चा जो है ADHD है। ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी बच्चे को हम लेवल नहीं कर सकते
मतलब आपको उसको डिफाइन करने के, उसको जी। पता करने के बहुत सारे पैरामीटर जी जी, एडीएचडी का एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता है। तो एक चेकलिस्ट होती है हमारे पास, उससे हम डायग्नोज करते हैं कि बच्चा एडीएचडी है या नहीं। ठीक है। सेकंड हमारा डिसऑर्डर आता है कि अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। इसमें क्या है, अपोजिशनल जैसे शब्द से आपको लग रहा है कि अपोजिशन, कि पक्ष विपक्ष होता है ना, जैसे हमारे गवर्नमेंट में है ना, अपोज करना। यस। तो जैसे पक्ष विपक्ष होता है कि भाई गवर्नमेंट में कि जो विपक्ष है वो हमेशा पक्ष की बुराई करेगा, है ना, तो वो हो गया अपोजिशनल। और डेफिएंट का मतलब है एक रिवेलियस, बच्चे रिवेलियस हो जाते हैं, मीन्स कि विद्रोही हो जाते हैं। और डिसऑर्डर मतलब परेशानी, है ना। तो अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर कि बच्चा जो है वो कहना नहीं मानता है, और उसमें जैसे किसी ने बोला अपने से बड़े हैं वो रेस्पेक्ट नहीं करेगा, है ना, कहना नहीं मानेगा। तो ये सारे जो सिम्टम आते हैं वो इस डिसऑर्डर में आते हैं। थर्ड वन इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो एक्चुअली जो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम होते हैं, ईच सेल में हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर क्रोमोसोम हमारी सेल्स में एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है ब्रेन की और पूरी बॉडी की, उसमें थोड़ी सी एंड्रेंस आती है, वो बच्चा जो है डिले करता है हर चीज, है ना। तो उससे भी बच्चा क्या है, जिद्दी हो जाता है, उसमें गुस्सा, जिद्दीपन, मतलब कि अपनी डेवलपमेंट जो है, हाँ, जैसे कि धीरे धीरे कुछ बच्चे बहुत लेट चलना फिरना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, या ब्रेन से भी उनको काफी टाइम लगता है समझने में चीजों को। तो ये वाला डाउन सिंड्रोम भी कई बार उन बच्चों में होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये भाई साइकोलॉजिकली ये वाली चीजें हैं, ये वाले डिसऑर्डर होते हैं जिससे बच्चे में जिद्दी होता है, बच्चा स्टबन या उसमें एंगर बहुत हो जाता है। कुछ हमारे एक जनरल नॉर्मल बच्चे जो हैं वो भी जिद्दी और एंगर हो जाता है उसमें। तो वो है कि जब हमने बच्चे ने मेरे आगे, जैसे बीइंग अ मदर, मेरे आगे बच्चे ने मेरे को बोला कि मुझे ये फलानी चीज चाहिए, रोना धोना स्टार्ट कर दिया, जो भी टेंट्रम्स रहते हैं बच्चों के, वो सभी के रहते हैं। तो बच्चे ने बोलना स्टार्ट कर दिया और मैं उसका रोना नहीं देख पाई और मैंने तुरंत उसको चीज वो दे दी। नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरे पास वो चीज नहीं है, मैं कहां से दूंगी? बिल्कुल। लेकिन उसको पता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे चीज मिलेगी, तो मैं कहीं ना कहीं से फिर उसको चीज प्रोवाइड करूंगी। ऐसे ही जैसे ये चलता रहेगा तो एक टाइम आएगा कि जब मेरे पास, मैं उस चीज की कैपेबल ही नहीं होंगी भाई देने की, और बच्चा जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी, तो बच्चा जिद्दी होना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे पेरेंट्स को एक फर्म डिसीजन लेना है और उनके आगे झुकना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को प्यार नहीं करते हो, अगर उनके आगे आप झुक रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार करते हो, और उसके सामने आप नहीं झुके तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप प्यार नहीं करते हो उसको। लेकिन क्योंकि बच्चे का 0 to 6 years के बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो उतना डेवलप नहीं होता है कि वो रैशनली सोच पाए, लॉजिकल थिंकिंग जो है ना उनकी वो उतनी डेवलप नहीं हुई होती है। और जब बच्चा गुस्से में होता है तो एक्चुअल में जो बच्चे का लोअर ब्रेन होता है वो एक्टिवेट होता है, उसमें गुस्सा, तनाव, टेंशन, वो सारी चीजें होती हैं और वो एक्टिवेट होता है। और जो उनका अपर ब्रेन होता है जिसमें वो लॉजिकल थिंकिंग होती है, रैशनल थिंकिंग होती है, या इम्पल्स को कंट्रोल करने की जो पावर होती है, उस टाइम पे वो जो ब्रेन है, अपर ब्रेन, वो शट डाउन हो जाता है ऑन दैट टाइम। गुस्सा जब बच्चे में आता है तो थोड़ा सा हमें एल्डर जो भी हैं उनको देखना है, जब बच्चा गुस्से में है तो उसके पीठ को थपथपाना है और जितना प्यार से बोला जा सके उतने प्यार से बोलना है। क्योंकि मैं भी बहुत छोटे, मेरी बेटी भी है, मैं भी शायद यही चीजें अपनाती हूँ और मेरे से भी गलतियां हुई हैं। मेरा जब फर्स्ट चाइल्ड था तो मेरे से भी गलतियां हुई थी कि मैं भी पैम्पर हो जाती थी, लेकिन अब जब सेकंड चाइल्ड हुआ तो मैंने जाना कि नहीं ये चीजें, और इससे मुझे लगा कि बड़े अच्छे से बच्चे का जो टेंट्रम्स है ना वो बच्चे के बहुत अच्छे से डील हो जाते हैं और बच्चा समझ जाता है। जैसे हमने अभी बात की कि जैसे बच्चे के अंदर जो डिसऑर्डर है या बच्चे का जो एक थिंकिंग पैटर्न है या बिहेवियर पैटर्न है, तो जो उसको पैटर्न को डेवलप करने के लिए जो हमने बात की, जैसे कि फैमिली का जो एक इन्वायरमेंट होता है, बिल्कुल, कि एक मदर का एक अपना एक नेचर है, फादर का अपना एक नेचर है। अगर ज्वाइंट फैमिली है तो वहाँ पर सभी के डिफरेंट नेचर है, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। तो जो इस तरह के बच्चे होते हैं तो वहाँ पर ये वाले जो चीजें हैं वो कितना ट्रिगर करती है बच्चे को? बिल्कुल, सम टाइम क्या होता है कि जैसे मेरे पास 30-35 प्लस
जो विमेन आती हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है और पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, कंसंट्रेशन लेवल बहुत लो है, तो हम क्या करें इसके लिए। तो जब 1-2 सेशन के बाद वही विमेन बताती है कि मैम ये ना दादा दादी के पास चला जाता है और ये वो उसको डांटने नहीं देते हैं, समझाने नहीं देते, डांटने नहीं देते, है ना। तो एक तरफ से ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है इस चीज को देखने का कि बच्चे का इसमें जो इमोशनल कोशेंट है वो स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा जिद्दी भी हो रहा है क्योंकि उसकी जितनी भी जिद है वो पूरी हो जा रही है। तो वो एक दूसरा शेल्टर ढूंढ लेता है। हाँ, वो शेल्टर ढूंढ ले रहा है। तो मैंने वही बोला कि जो एक पॉजिटिव डिसिप्लिन, जो मैं बार बार इस चीज को फोकस कर रही हूँ, पॉजिटिव डिसिप्लिन के साथ समन्वय कैसे बिठाना है, पॉजिटिव डिसिप्लिन और हम बच्चे के साथ जो भी जिस तरह की भी एक्टिविटीज करते हैं उनको पैम्पर नहीं करते हैं तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनाना है, तो ये बहुत जरूरी है। पॉजिटिव डिसिप्लिन और वार्मथ, जो एक शब्द मैं भूल रही थी वो वार्मथ था, पॉजिटिव डिसिप्लिन और वार्मथ, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के हम बच्चे को एक मेंटली हेल्दी चाइल्ड बना सकते हैं। अच्छा, जैसे न्यूली पेरेंट है, मैं न्यूली पेरेंट के लिए जानना चाहूँगी कि ठीक है, तो बच्चे को किस एज से हम उसको हम ऐसे टैकल करें कि उसमें ये वाली चीज़ें डेवलप ही ना हो। ऐसी कौन सी एज होती है बच्चे की क्योंकि जहाँ से हम उसको ये सब चीज़ें देना शुरू करें? मैम आफ्टर 2 इयर्स या EQ जो हम उसका डेवलप करें, तो एग्जैक्ट एज क्या है? आफ्टर 2 इयर्स बच्चा जो घर में एटमॉस्फेयर होता है उसको धीरे धीरे अडेप्ट करना शुरू कर लेता है। आफ्टर 2 इयर्स वो स्टार्ट कर देता है बिल्कुल एंड तक। तो 2 इयर्स के बाद ही हम आपस में क्या बात कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि घर में बातें करते तो हम बोलते हैं बच्चे को क्या पता चल रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन उसको अडेप्ट कर रहा है, तो वही वो सीखता है। उसको नहीं है पता कि क्या सही है क्या गलत है। अब जैसे कुछ पेरेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे एब्यूसिव लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनको थोड़े पता है कि ये राइट है या रॉन्ग है। उन्होंने तो घर में सुन लिया किसी बड़े को या बाहर सुन लिया, उन्होंने बोल दिया, यूज कर लिया। उनको लगता है ये एक बस एक साथ में जैसे हम बोल देते हैं कि कोई नहीं, एक सेंटेंस है मैंने बोल दिया, उनको नहीं होता है पता। तो आफ्टर 2 इयर्स हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों के सामने ऐसी चीजें, ऐसी लैंग्वेज हम ना बोलें जिससे कि बच्चे को बिहेव में नेगेटिव बिहेव बच्चे में पैदा हो। जैसे बच्चे हैं जो उनका मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, जो छोटे बच्चों के दिमाग पर वो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है? ऑलमोस्ट तो हमें देखने में आ रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, बट उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली बच्चों पर क्या उनका ब्रेन किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है उस चीज़ को, तो थोड़ा सा वो आप बताइए। ब्रेन का इसमें कोई इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब बच्चे गेमिंग में आते हैं उसमें ब्रेन का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि ब्रेन में उनको जब वो गेमिंग में जाते हैं तो उनका माइंड से, इसमें ब्रेन से ना एक डोपामाइन करके केमिकल रिलीज होता है। ठीक है, जो डोपामाइन केमिकल हमें फील गुड वाली फीलिंग देता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हमें बहुत अच्छा फील होता है तो डोपामाइन रिलीज होता है केमिकल ब्रेन से। ऐसे ही और सारे केमिकल हैं, जैसे एंडोर्फिन्स हैं, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, ये सारे केमिकल हमारे ब्रेन से एक्रीट होते हैं। लेकिन जब बहुत डोपामाइन रिलीज हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, गेमिंग में आपने देखा बच्चे बहुत खुशी महसूस करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ब्रेन के रिसेप्टर्स है ना वो फट जाते हैं। ठीक है, जब क्योंकि वो डोपामाइन निकलने को मांगता है कि मुझे बाहर निकलना है, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। कितना निकलेगा, बहुत सारा निकल चुका है, लेकिन बॉडी फिर मांग रही है डोपामाइन, है ना। तो ब्रेन के जो रिसेप्टर्स हैं वो फट जाते हैं। तो जैसे वो फटने लगते हैं क्योंकि वो केमिकल बाहर निकल रहा है, तो हमारा जो ब्रेन, जो आपको पता है न्यूरॉन से बना हुआ है ना, तो ब्रेन श्रिंक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब जैसे देखो कि अगर बच्चा जो है बहुत टाइम तक गेम खेलता रहता है कि 6-6, 7-7 घंटे, कई बार रात को बच्चा मेरे पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि पता ही नहीं चलता है कब फ़ोन और लैपटॉप बच्चा ले लेता है, लेकिन जैसे ही लिया उसके बाद फिर उसके टेंट्रम स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो पता ही नहीं चलता है कि कब वो अपना लैपटॉप और फ़ोन जो है वो लेके रूम में चले जाते हैं। उस टाइम पे बच्चों को तो उनको पता ही नहीं होता ना कि हम कितनी देर देख रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, उनको फील गुड वाली फीलिंग आती है और वो ये सब चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम आती है। और ये इससे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है जब बच्चे पोर्नोग्राफी करते हैं।
देखते हैं, उसमें वीडियोस देखते हैं, पॉर्न वीडियोस जब बच्चे देखते हैं तो ज़्यादा केसेस उसमें आए हैं। अच्छा। रिसर्च अभी ये बोल रही है, अभी एम्स में एक रिसर्च हुई थी तो उसमें यही पाया गया कि जो बच्चे पॉर्न वीडियोस देखते हैं उनका ज़्यादा जो ब्रेन है वो श्रिंक हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोपामाइन रिलीज हो रहा है, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा बहुत, अगर क्योंकि अब देखो कोरोना के टाइम से हमने खुद ही बच्चों को फ़ोन ले लेके दिए हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि टाइम ही ऐसा था कि कैसे, नहीं तो बच्चों के कितने 2-3 साल खराब होते। तो टीचर्स ने भी घर से भी बच्चों को खुद फ़ोन दिए कि नहीं तो आप काम करो। तो उससे क्या हो गया कि बच्चों को ना और टीचर्स को भी एक ईजी फीलिंग आ गई कि हम अब डायरी एल्युमिनैक आपने देखा बहुत कम भर के आता है। आपने देखा पहले हमारे बच्चों का एल्युमिनैक में ही सारी चीज़ें आती थी, होमवर्क वगैरह। अब क्या है, ERP है और वहीं पे होमवर्क आ रहा है, वहीं पे असाइनमेंट्स आ रही हैं, वहीं पे असाइनमेंट आप सबमिट कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हम ही तो बच्चों को सिखा रहे हैं ना, और हम ना भी चाहें देना, लेकिन उनको उनके होमवर्क के लिए उनके जो उनकी ERP में जो उनको डेटा डाला है, डेटा डालते हैं, देखने के लिए हमें उनको अलाउ करना ही पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना, हम टेक्नोलॉजी को पीछे नहीं कर सकते, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ कैसे चलना है ये अवेयरनेस हमें अपने बच्चों को देनी है। क्योंकि ये हम बोल रहे हैं कि नहीं सब कुछ छोड़ दो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और ये वाली जो जनरेशन है, इनको बोलो कि इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप और फ़ोन छोड़ दो, तो इनकी तो आफत आ जाएगी, ये नहीं कर पाएंगे। हम लोग जो है, जैसे X और Y जो जनरेशन है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, हम मैनेज कर लेते, क्योंकि जब हमारे टाइम में इतना फ़ोन का नहीं होता था, स्कूल में भी और बाद में भी कहाँ फ़ोन का इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। लेकिन अब तो इस जो ये मॉडर्न इरा है, ये पूरी डिजिटलाइजेशन वाली इरा है, तो इसमें बच्चों को, अगर बच्चों के पास फ़ोन है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनमें ना एक सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी आ जाती है कि काइंड ऑफ कि भाई मेरे पास देखो फ़ोन है, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास फलाना है, पर्सनल फ़ोन चाहिए ही चाहिए, हाँ, पर्सनल फ़ोन चाहिए चाहिए। तो जैसे आपने मुझसे अभी पूछा कि भाई स्क्रीन टाइम के लिए, तो इस स्क्रीन टाइम के लिए तो पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में तो बच्चे स्क्रीन नहीं देखते, नहीं कुछ नहीं होता, नॉर्मल पढ़ाई है वहाँ पे। घर पे है तो घर पे अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर पेरेंट्स की ही आएगी कि उनको बच्चों को गाइड करना है। हाँ, कुछ टाइम तक हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। अच्छा, इसमें मैं बात करना चाहूँगी कि जैसे घर पे वाली बात हुई कि बच्चा घर पे डिजिटल एक्सेस लेगा ही लेगा जी, तो वहाँ पर जो वर्किंग पेरेंट्स हैं जी, उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है। बिल्कुल, जो घर पे अगर मदर अवेलेबल है, बिल्कुल वो कर सकती है मैनेज या बच्चे को मॉनिटर कर सकती है, बट जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए आप कैसे कहोगे कि वो कैसे मैनेज करें स्क्रीन टाइम बच्चे का? यही प्रॉब्लम आती है कि वर्किंग पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ उनका कनेक्शन डे 1 से ही होना चाहिए। जैसे बच्चे को बॉर्न हुआ बच्चा, तभी से ही बच्चे के साथ जो मैंने बोला कि कनेक्शन जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, तभी बच्चा आपकी बात सुनेगा, मतलब उसको समझा सके। बिल्कुल। और समझाना कैसे होता है कि मेरी बात कोई क्यों सुनेगा, अगर वो मेरे साथ अटैच होगा, मेरे साथ मैं घर के लोगों की बात कर रही हूँ। ऐसे तो हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हम उसकी हेल्प लेते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, लेकिन घर में नहीं सुनते हम, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें बच्चे को क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली ही फैमिली बॉन्डिंग होनी चाहिए। और जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ आवर्स तो फ्री होते हैं, लेकिन उसमें वर्किंग लेडीज जो हैं वो ये बोलती हैं कि हम उस टाइम पे इतने टायर्ड हो जाते हैं कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैं उनकी सिचुएशन भी अंडरस्टैंड करती हूँ कि पूरा टाइम 9 आवर्स आप काम कर रहे हो, उसके बाद आप बच्चों के साथ बोलना, लेकिन अगर आप अपना थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करोगे ना तो आप कर पाओगे सेम। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को चेंज होते हुए देखा है। हम बोलते हैं ना कि कोई ऐसी स्थिति होती है जिसको अगर हम बदल नहीं सकते हैं तो हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं। या हम उस स्थिति की तरफ, उस सिचुएशन की तरफ का जो हमारा एटीट्यूड है उसको हम चेंज कर लेते हैं।
सारा खेल तो यहीं का ही है। बिल्कुल। एटीट्यूड चेंज करा, अगर अभी फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि भाई मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो थोड़ा सा अगर मैंने एटीट्यूड चेंज करा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो हो गया। लेकिन अगर मैं इस चीज को बहुत ज्यादा कंसर्न रहूंगी तो और चीजें चेंज खराब होगी। सेम एज कि एटीट्यूड चेंज करके देखो कि अगर आप थके हो इट्स ओके, लेकिन बच्चे के साथ आप बेड पे बैठ के एक अकड़ वकड़ वाली गेम है ना, लूडो है, कैरम है, ये बच्चे के साथ आप रूम में बैठ के भी खेल सकते हो, इसमें कोई नहीं थकोगे आप। यस, मस्ट इमोशनल कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट कि बच्चे जब अब तो अभी उनका चाइल्डहुड है, धीरे धीरे वो प्री टीन में आएंगे, फिर टीन एज में आएंगे, फिर बाद में उनकी शादियां होंगी, तो धीरे धीरे उनके तो लाइफ में स्ट्रगल्स जो है वो चलते आएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो हमें बच्चों के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट कि हम उनको गाइड करें और वो हमारी गाइडेंस को ले। आजकल का एक और इशू है, जैसे आपने भी देखा होगा, आपके पास भी केसेस आते होंगे, बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं वो हमेशा फ़ोन को ऐसे स्क्रॉल करते हुए ही खाना खाते हैं या कोई वीडियो देखते हुए ही खाना खाते हैं। तो ये मैं जैसे हम लोग पार्क में जाते हैं, वहाँ पर भी ये चलता रहता है, बच्चों का स्क्रॉल कर रहे हैं और जो मदर है वो बनाना खिला रही है या कुछ भी खिला रही है, मतलब लेकिन उसको बच्चा बिजी है फ़ोन में, देन ही मदर उसको फीड कर पा रही है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करना कैसे पेरेंट्स करें, कि मतलब ये पेरेंट्स की मतलब उनकी पेरेंट्स के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है या हम बच्चे, क्योंकि छोटा बच्चा हम उसको तो नहीं समझा सकते, तो वहाँ पेरेंट्स को कैसे करना है? इसमें सबसे फर्स्ट मिस्टेक वही हो जाती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो हम फर्स्ट टाइम बोलते हैं कि चलो अच्छा खाना खा रहा है, इसने फ़ोन देख रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो गया, इसके मुंह में ठूस दो। हाँ, वो गलत है, वो उसकी बॉडी को ही नहीं लगेगा। आप किसी भी फिजिशियन के पास जाएंगे, आप उनसे पूछिए जाके डॉक्टर से कि वो अगर वो खाना उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ। आपने सुना होगा हमारे आयुर्वेद में ये लिखा है कि भाई जो खाना जब हम खाते हैं कूल माइंड से खाना चाहिए, सो दैट कि वो हमारी बॉडी को लगे। बिल्कुल। तो हम बच्चे को कैसे खिला रहे हैं? जबरदस्ती खिला रहे हैं, उसका फायदा ही कोई नहीं है। लेकिन मदर्स को सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मेरे बच्चे का पेट भर गया है किसी भी तरीके से, लेकिन वो टोटली रॉन्ग है, हमें वो चीज़ नहीं करनी है। तो इसको करें कैसे टैकल? तो यही मैं बोल रही हूँ, स्टार्टिंग से जो बच्चे अब इस सिचुएशन में पड़ चुके हैं उनके साथ ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल है। बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन ये नहीं कि हो नहीं पाएगा। लेकिन जो अभी बच्चे छोटे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि अभी स्टार्टिंग से ही फ़ोन देख के खाना खाना बिल्कुल बंद कर। अगर बच्चा नहीं खा रहा है, कुछ नहीं है, भगवान ने उसको दिया है और वो सर्वाइवल अपना लेके ही आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसको कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं है। सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बाद में उसकी कमी पूरी हो जाती है, लेकिन ये चीज़ें जो है बहुत ख़राब हैं। तो इसको अब, लेकिन जब बच्चों को जिनको ये हैबिट पड़ चुकी है, तो उनको कैसे हम ख़त्म कैसे करनी है, जो कि मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मेरी ये सजेशन रहती है कि आपने तो उसको एक कंडीशनिंग कर दी ना कि मैं फ़ोन दूंगी और तुम खाना खाओगे। पैवलॉव की कंडीशनिंग की थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसमें यही होता था जो अभी मदर्स कर रही हैं। तो अब क्या है कि अब हमने उसको कंडीशन कर दिया कि भैया मैं तुझे फ़ोन दे रही हूँ और तुम खाना खाओ। लेकिन अब हमने क्या करना, हमने फ़ोन नहीं देना है, अब हमने उनके साथ एक्टिविटीज़ करनी है। कैसे कि जैसे हमारे जब हम छोटे होते, जब मैं भी अभी एक्टिविटीज़ बता रही हूँ कि बच्चे के साथ जो है वो कैरम बोर्ड जैसे बच्चा खेल रहा है, तो हम कैरम बोर्ड तो बड़ा हो गया, जैसे लूडो हो गया या अकड़ वकड़ वाली खेल हो गई या नमक मिर्ची वाली खेल होगी। तो ये छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ है उसमें बच्चे को पहले हमने इन्वॉल्व करना है। हमने वो स्क्रीन टाइम बच्चे का, जो बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है ना, वो हटाना है। फिर धीरे धीरे इसमें मदर का भी जो फोन का स्क्रीन टाइम है, हाँ, वो भी कम होगा। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही करता है। और बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से जब मदर को रील स्क्रॉल करते हैं या वीडियोस देखते हैं तो बच्चा उसी को अडेप्ट करता है, क्योंकि मदर इज द फर्स्ट टीचर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मदर के लिए भी एक ये रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और हम बोलते हैं एक और जो पॉइंट जो मुझे बड़ा लगता है कि भाई वो डिस्कस होना चाहिए कि फादर खुद फोन देख रहे हैं, मदर खुद फोन देख रही है, और वो बोलते हैं कि तुम फोन मत देखो, आप फोन मत देखिए। तो ऐसा नहीं होगा।
बच्चे के सामने अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो बच्चा बुक मांगेगा। राइट। और ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे मेरी बेटी है, शी इज जस्ट 4 years old, तो उसके फादर जैसे नॉवल पढ़ते हैं तो वो बैठे हैं, तो उसने बोला कि पापा मुझे भी बुक चाहिए। तो उसके लिए हमने स्पेशली बुक्स ऑर्डर करी, गणेशा, श्री कृष्णा एंड ये रामायणा, महाभारत, ये छोटी छोटी बुक्स जो हैं उसमें क्या होता है कि कार्टून बने होते हैं, तो बच्चे को वो अच्छी लगती हैं। तो धीरे धीरे बच्चे ने क्या सीखा उसमें से कि मेरे फादर अगर बुक पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़नी है। राइट। मतलब जो मदर और फादर हैं, हाँ जी, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए कि जो मोबाइल है साइड में रख के अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं तो बच्चों को भी उसकी एक आदत पड़ जाती है। बिल्कुल। तो ये तो वो रोल मॉडल हमें खुद बनना है। जो एक्सपेक्टेशन हमारी बच्चों से है वो हमें खुद करके दिखानी है। अदरवाइज लेक्चर वाला मेथड है वो नहीं चलेगा। आज की जनरेशन में वो बिल्कुल नहीं चलेगा कि हमने उसको समझा दिया, नहीं चलेगा। उसको समझाना नहीं है, उसको ऑप्शन देनी है, उसको एडवाइस नहीं देनी है, उसको मतलब दिखाना है, करके दिखाना है उसको। अच्छा, एक और बहुत आजकल में बहुत सुनने में तो जो स्कूल में बुली बच्चे को किया जाता है, जी जी, तो उसके लिए पेरेंट्स या स्कूल को कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि उसमें जो बच्चा है वो साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होता है, बिल्कुल, इमोशनली भी उसका डिस्टर्बेंस होता है, फिजिकली भी कहीं ना कहीं हर्ट कर लेता है खुद को। तो वहाँ पर कैसे मैनेज करे पेरेंट्स? स्कूल में ये बुलिंग की जो प्रॉब्लम है ये पहले प्री टीनेज में स्टार्ट होती थी। छोटे बच्चों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता था। लेकिन अब केसेस आ रहे हैं कि छोटे बच्चे भी बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ों से। और छोटा बच्चा ही कर रहा है। हाँ, छोटा बच्चा आपस में तो कर रहे हैं। तो वो सीख कहाँ से रहे हैं? एक तो जो इररिलेवेंट मटेरियल हम फोन से देख रहे हैं, बच्चे को दे दिया फोन या बच्चे ने ले लिया, बहुत एग्रेसिव उसमें, हाँ, उसमें गेमिंग है, वो एग्रेशन जताता है बच्चों में, है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि उनका ब्रेन इतना एक्टिवेट हो जाता है उस टाइम पे कि उसको स्लो करने में टाइम लग जाता है। तो बुलिंग क्या है कि बच्चे में इतना एग्रेशन है, लेकिन उसका वो क्या है, वो आउटबर्स्ट कहीं नहीं हो पा रहा है, एग्रेशन जो है। तो उससे क्या हो रहा है, वो एग्रेशन कहाँ निकालेगा? वो स्कूल में कहीं ना कहीं आगे पीछे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जो ये वर्कशॉप्स होती हैं, मेंटल हेल्थ वर्कशॉप, वो टीचर्स की भी होनी चाहिए विद पेरेंट्स। पेरेंट्स की भी आई थिंक ये मस्ट है कि स्कूल में बुला के, हाँ जी, पेरेंट्स के लिए एक वर्कशॉप स्कूल को ऑर्गेनाइज करना ही चाहिए। बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए भी होनी चाहिए। जैसे पीटीएम आपने रखी है, स्कूलों में पीटीएम होती है, तो उस टाइम पे एक मेंटल हेल्थ की वर्कशॉप हर मंथ होनी चाहिए, सो दैट कि वो उनको चीज़ें समझ में आएं और वो उन चीज़ों को बच्चों के साथ करें। और जो भी एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर बच्चा स्कूल में कर रहा है, वो सेम पेरेंट्स और टीचर मिलके सिचुएशन को, इसको सोल्यूशन निकालें। क्योंकि अकेले वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आधा टाइम बच्चा स्कूल में है और आधा टाइम घर पे है। तो चाहे पढ़ाई है, चाहे नॉर्मल बिहेवियर की बात है, तो पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलके अगर इस चीज़ को एक कोलैबोरेट, उनका एक्शन होना चाहिए, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएंगे वो पॉजिटिव ही होंगे। एग्जैक्टली।